बेहतर ज़िंदगी के लिए ख्वाहिशें कम रखें। जितनी ख्वाहिशें कम होंगी पढ़ाई जितनी अच्छी होगी, जितनी बेहतर होगी, और पढ़ाई जितनी अच्छी होगी ज़िंदगी में बुलंदी उतनी ही बढ़िया होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। आपके पेपर बहुत करीब हैं 2023 के, तो इसीलिए आपको मैं सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, सभी चैप्टर के वीडियो। तो आप सभी वीडियो देख के फटाफट जल्दी से न्यूमेरिकल तैयार करें। ख्वाहिश है कि आपका फिजिक्स का पेपर बहुत बेहतरीन हो। अधिकतर बच्चों से हम सुनते हैं कि जब पेपर होता है पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। कुछ नहीं, कोई सिलेबस से बाहर नहीं पेपर बनाया जाता है। आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कम करी थी, आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बेहतर करिए, देखिए आपका पेपर सबसे बेहतरीन पेपर होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग वैद्युत चालन के न्यूमेरिकल पढ़ते हैं और शुरू करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बड़ा आसान है। जो फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो यहाँ भी इस्तेमाल होना है और उस चैप्टर का एसी करंट में भी इस्तेमाल होना है इस फार्मूले का, इसलिए ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक, जिसकी वाट लगे 100 की वाट लगे तो ये होगा P, ठीक, 100 वाट, P बराबर 100 वाट। 220 वोल्ट लिखा है एक बल्ब पर, 220 वोल्ट लिखा है, बल्ब जल रहा है, तब इसका प्रतिरोध ज्ञात करो। प्रतिरोध मतलब R क्वेश्चन मार्क, उसमें बहने वाली धारा ज्ञात करो I क्वेश्चन मार्क। R और I निकालना है। आपने फार्मूला पढ़ा है R बराबर V² अपॉन P, R बराबर V² अपॉन P। V की वैल्यू 220 गुणे 220 और P की वैल्यू 100 वाट। ये ज़ीरो ये कैंसिल, 22 × 22 बराबर 484 मात्रक ओम। फार्मूला याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान सवाल है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखिए। R बराबर V² अपॉन P, R प्रतिरोध, V वोल्टेज और P पावर है, शक्ति है। दूसरी चीज निकालनी है हमको धारा। तो एक फार्मूला होता है P बराबर VI और हमें निकालना है I, तो I बराबर P अपॉन V, I बराबर P अपॉन V। P की वैल्यू 100 और V की वैल्यू दे रखा है 220। ये ज़ीरो कैंसिल, 10/22 सॉल्व कर लेना 0.45 और धारा का मात्रक एम्पियर। ये दोनों फार्मूले यहाँ भी इस्तेमाल होने हैं वैद्युत चालन में और एसी करंट में भी इनका इस्तेमाल होना है, याद रखिएगा। P बराबर VI। जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2 बल्ब हैं, एक बल्ब पे लिखा है 60 वाट और 220 वोल्ट, तो P1 बराबर 60 वाट। दूसरे बल्ब पे लिखा है 40 वाट और 220 वोल्ट, तो P2 बराबर 40 वाट, ठीक। अब इनको कहाँ जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है और कुल शक्ति निकालना है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, याद रखें। जिस तरीके से समांतर क्रम में प्रतिरोध का होता है फार्मूला, सेम वही फार्मूला आप लगाएं। समांतर क्रम में 1/P = 1/P1 प्लस 1/P2, ठीक। 1/, ये बड़े आसान से सवाल हैं, अगर पेपर में खूब आते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मिस नहीं होने चाहिए, एक नंबर के आते हैं, ठीक। ये समांतर क्रम के लिए है फार्मूला, सॉरी श्रेणी क्रम के लिए। श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है, श्रेणी क्रम के लिए जो फार्मूला होता है वो आपका संधारित्र के बराबर होता है। संधारित्र का फार्मूला श्रेणी क्रम में आपने पढ़ा, 1/C = 1/C1 + 1/C2। सेम उसी तरीके से 1/P = 1/P1 + 1/P2, ठीक। 1/P 60, ये 40, एलसीएम ले लो 120, 60 दूना 120, 40 तिया 120, 5/120। अब 1/P बराबर
तो P बराबर 120/5, 24 पंचे 120, 24 मात्रक वाट। तो श्रेणी क्रम में बल्ब को जोड़ा जाए, याद रखना श्रेणी क्रम के लिए पावर का फार्मूला 1/P = 1/P1 + 1/P2, और समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है P बराबर P1 + P2 + P3। जल्दी से नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन है किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 100 है। पहला टेम्परेचर T1 = 100 डिग्री सेल्सियस और पहला प्रतिरोध R1 = 100 ओम। फिर 400 डिग्री सेल्सियस पर T2 दूसरा टेम्परेचर बराबर 400 डिग्री सेल्सियस। फिर कहा गया प्रतिरोध R2 बराबर 200 है। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा निकालना है। ठीक, आप ज़रा सोचें, फार्मूला क्या आपको बताया था मैंने, अल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक। R1 पहला प्रतिरोध, R2 दूसरा प्रतिरोध, T1 पहला ताप, T2 दूसरा ताप। सबकी वैल्यू रख दो बेटा। R2 की वैल्यू 200, R1 की वैल्यू 100। ठीक, R1 का मान 100 इंटू T2 का मान 400 माइनस R2 की वैल्यू 200, T1 का मान 100। ठीक, ये वैल्यू रख दी गई। अब माइनस करो भाई, तो 200 से 100 माइनस कर लिया, 100 बचा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 कॉमन मिल रहा है, क्या बचा? 400 माइनस 200, 400 माइनस 200, ये और ये कैंसिल, घटा दो, कितना आएगा? 200। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 × 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस, मात्रक इसका प्रति डिग्री सेल्सियस, 5 × 10⁻³ प्रति डिग्री सेल्सियस। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बड़ा आसान सा है ना। आज के क्वेश्चन आसान कुछ हद तक लग रहे होंगे आपको। सारे क्वेश्चन कठिन नहीं आते हैं, आपको फार्मूला आना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है फार्मूला आना चाहिए। आप सबसे पहले जब ये वीडियो देखें वैद्युत चालन का, तो वैद्युत चालन की सभी परिभाषाएं याद करें, वैद्युत चालन के सभी फार्मूले याद करें, फिर ये क्वेश्चन पढ़ें, आपको बड़े आसान से लगेंगे। किसी भी टॉपिक के हो, आपकी थ्योरी आपको याद करनी है, आपको उसके फार्मूले याद करने हैं, आपको उसके मात्रक याद करने हैं, फिर न्यूमेरिकल लगाएं आप। ठीक, तो कंफर्म हुआ होगा अल्फा बराबर, अल्फा मतलब प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। ठीक, वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया। जल्दी से उतार ले भाई, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, और एक ये क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल भी है, एक फार्मूला भी है। फिर हम इससे आपको 2-4 और क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे, समझे। क्वेश्चन है, एक तार का प्रतिरोध है R, इसे खींचकर n गुना कर दिया गया। n कोई संख्या हो सकती है, जैसे आपसे कहा जाए 4 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 2.5 गुना कर दिया जाए, 3.5 गुना कर दिया जाए, कुछ भी। तो हमने यहाँ क्वेश्चन में कहा गया n गुना कर दिया जाए, तो उस समय तार का प्रतिरोध क्या होगा आपको बताना है। इस जैसे कई क्वेश्चंस आते हैं कि एक तार का प्रतिरोध 5 ओम है, इस तार को खींचकर 2 गुना कर दिया गया तो नया प्रतिरोध क्या होगा। एक तार का प्रतिरोध 8 ओम है, इसको खींचकर 3 गुना कर दिया गया तो नया प्रतिरोध क्या होगा। एक तार का प्रतिरोध 6 ओम है, इसको खींचकर 2.5 गुना कर दिया गया तो नया प्रतिरोध क्या होगा। उन सब का फार्मूला यहीं से मिलेगा आपको। देखिए, जब हम तार को खींचते हैं, सपोज ये तार है, तार को हम जब खींचते हैं तो इसका आयतन तो वही रहता है, ठीक, जितना था, बस ये पहले मोटा था, अब ये क्या हो गया, पतला। अगर जितना इसमें
लोहा था, ये कॉपर था, कुछ भी सेम वही रहेगा, मतलब इसका आयतन नहीं बदलेगा। तो हम और तार बेलन के आकार का होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, या क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। चूंकि तार में लंबाई होती है तो हम लिख सकते हैं पहले का आयतन A1 L1, ठीक, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर को क्या बोलेंगे, ए। एच ऊंचाई होती मगर तार में लंबाई होती है, L1 बराबर A2 L2, A2 L2, ठीक। अब पहले का आयतन बाद के आयतन के बराबर। अब क्वेश्चन में हमने मान लिया L1 बराबर L और L2 बराबर NL। क्वेश्चन में कहा गया तार का आयतन, वो तार को खींचकर n गुना कर दिया गया। तो अगर पहले L है तो ये हो जाएगा NL, वैल्यू रख दो A1 L, A2 L2 का मान NL, ये कैंसिल, तो A1 इक्वल टू AN A2। क्या इतना कन्फर्म हुआ, ठीक। अब एक सूत्र होता है R बराबर रो L अपॉन A, R बराबर रो L अपॉन A, ठीक। हम इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे R बराबर रो L अपॉन A। अब देखें, जो धातु पहले थी सेम वही धातु है, इसलिए उसका घनत्व तो नहीं बदला, रो का मान कॉमन, ठीक। अब इस सूत्र से हम लिखेंगे R1 इक्वल टू रो L1 अपॉन A1, R2 बराबर रो L2 अपॉन A2, ठीक। रो1 और रो2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तार तो वही है, जब धातु नहीं बदली, तार नहीं बदला, सिर्फ उसका लंबाई, मोटाई, क्षेत्रफल बदला, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर रो1 रो2 नहीं होगा। मगर सपोज धातु बदल जाती, तार बदल जाए, पहले कॉपर लिया फिर एल्युमिनियम ले लिया, तो हम जरूर रो1 रो2 करते। अब हमको R2 की वैल्यू निकालनी है, नया प्रतिरोध R2 नया प्रतिरोध, R1 पहला प्रतिरोध। क्वेश्चन में R1 की वैल्यू निकालनी, R2 अपॉन R1, R2 की वैल्यू रो L2 अपॉन A2, ठीक। R1 का मान रखोगे संख्या पलट जाएगी, क्या हो जाएगा A1 रो L1, रो कैंसिल। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, L की वैल्यू, L2 की वैल्यू NL, A1 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी थी, क्या N A2 अपॉन A2 की वैल्यू A2, L1 की वैल्यू L। कंफर्म, मैंने यहाँ से L2 की वैल्यू ये रख दी, L2 की वैल्यू ये रखी, L1 की वैल्यू रखी, A1 की वैल्यू रखी, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो R2 बराबर n स्क्वायर R1। अब क्वेश्चन में R1 का मान दे रखा है R, तो R2 की वैल्यू क्या हो गई n स्क्वायर R, R2 इक्वल टू n स्क्वायर R। तो क्वेश्चन पूछा गया था तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन और सिखाता हूँ, इस फार्मूले को याद रखिएगा, ये फार्मूला है। सपोज कोई क्वेश्चन कहा जाए कि एक तार है जिसका प्रतिरोध 8 ओम है और इस तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। बस आपको यही फार्मूला लगाना है। क्या नया प्रतिरोध n मतलब 2 गुना, R1 मतलब 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 बराबर 32 ओम। समझ में आया। सपोज कहा जाए कि एक तार है जिसका प्रतिरोध 10 ओम है और इस तार को 3 गुना खींच के कर दिया जाता है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। फिर यही फार्मूला लगाइए आप, R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1, 3 का स्क्वायर 9 R1, तो R2 बराबर कितना हो गया 90 ओम। आपको ये सब पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ये फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला ही है।
R2 इक्वल टू n स्क्वायर R1। इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर है, मगर और सभी के लिए ये फार्मूला है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये नोट कर लें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़े। चलें अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है। देखें, जब आप क्वेश्चन पढ़ें तो सबसे पहले आप बहुत इत्मीनान से, मैं अपने हर वीडियो में लगभग यही बताता हूं कि आप क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से पढ़ें, उसको समझते हुए क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं वो नोट करें, फिर उस कंडीशन को सोचें जिस कंडीशन के लिए बोला गया। आपको अगर फार्मूला याद है, आपने फार्मूला याद किया है, तो तुरंत आपका दिमाग उस चीज़ को बताएगा। मैं कहूँगा बोर्ड पेपर देने से पहले आप जब भी आप निकलने वाले हों, जब आप लास्ट के 1 घंटे पढ़ रहे हो, तो और कुछ ना पढ़ें, सिर्फ फार्मूले ज़रूर पढ़ के जाएं, आपके पेपर अच्छे होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी n बराबर 2 × 10⁻28 प्रति घन मीटर में ही होना चाहिए, ना हो तो इसको चेंज कर लें। अनुगमन वेग Vd, V सफिक्स में d बराबर 1 सेंटीमीटर/सेकेंड। सेंटीमीटर को मीटर बनाओ तो 10⁻⁻2 मीटर/सेकेंड। धारा घनत्व निकालना है। क्या धारा घनत्व जानते हो किसे कहते हैं? धारा घनत्व, जब कोई तार में धारा बहती है तो किसी बिंदु प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत किसी बिंदु पर उसको धारा घनत्व कहते हैं। J बराबर I/A। या दूसरा फार्मूला होता है हमारा J बराबर NeVd। ठीक, अब I और A दे रखा तो मैं वो फार्मूला लगाता। अब यहाँ सबके मान रख दीजिए। n की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻28। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। अनुगमन वेग Vd दे रखा 10⁻²। 16 दूनी 32, 19 2 21 हुआ माइनस का, 28 में से 21 गया, कितना बचेगा? प्लस का 7। मात्रक क्या होगा इसका? मात्रक होगा एम्पियर बटे मीटर स्क्वायर। आपको पहले फार्मूला बताया था J बराबर I/A। I का मात्रक एम्पियर और A क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक, तो कंफर्म हुआ आपको। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व की परिभाषा फिर सुन ले। जब किसी चालक तार में धारा बहती है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत उस बिंदु पर उसे धारा घनत्व कहते हैं। जल्दी से नोट कर लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ही धातु है, 3 तारों की लंबाइयाँ और द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा है। एक ही धातु है, ये याद रखिए, एक ही धातु है मतलब उसका विशिष्ट प्रतिरोध बराबर है। ठीक, अब लंबाइयों का रेशियो L1 L2 L3 बराबर 3:2:1 और द्रव्यमानों का M1 M2 M3 इसका 1:2:3 दे रखा है। और प्रतिरोधों का रेशियो निकालना है R1 R2 और R3। ठीक, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, आपको बताई गई कि एक ही धातु है जिसका विशिष्ट प्रतिरोध बराबर है। लंबाइयों का अनुपात दे रखा, द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा, प्रतिरोधों का अनुपात निकालना है। अब आप फार्मूला लगाएंगे R बराबर ρL/A। ठीक, R प्रतिरोध, ρ विशिष्ट प्रतिरोध, L लंबाई, A क्षेत्रफल। मैंने अब यहाँ चूंकि देखिए द्रव्यमान भी दे रखा है यहाँ पे और द्रव्यमान का रेशियो नहीं है, तो क्या किया मैंने अपने पास से L से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, L से नीचे डिवाइड कर दिया, L से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, L से नीचे डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? रो L² A × L आयतन बन जाएगा। तार का πr² बताया था, πr² मतलब क्षेत्रफल A, और तार में तो H नहीं L होता है। अब हम यहाँ पे एक और फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व।
आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो फार्मूला हमारा बनेगा, ये ऊपर रखें, रो एल स्क्वायर डी अपॉन एम। ठीक, अब ध्यान से फिर से समझे, आर बराबर रो एल अपॉन ए है। मैंने यहाँ पर एल से मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, एल स्क्वायर, यहाँ पे एल से मल्टीप्लाई कर दी। अब ए इंटू एल क्या बन गया, आयतन। आयतन का फार्मूला ए इंटू एल, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, ये ऊपर ले जाएंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है एल और एम, एक ही धातु है तो रो और डी उसके बराबर होंगे। रो और डी विशिष्ट प्रतिरोध और घनत्व बराबर होगा, तो आप लिख सकते हैं आर अनुक्रमानुपाती एल स्क्वायर अपॉन एम। ठीक, रो और डी एक ही धातु है, इसलिए उसका मान बराबर होगा। बराबर है तो वो नियतांक हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा तो आर अनुक्रमानुपाती है। अब हम इसी फार्मूले से R1 R2 R3 बराबर L1 स्क्वायर अपॉन M1, L2 स्क्वायर अपॉन M2, L3 स्क्वायर अपॉन M3। अब देखिए इन सब की वैल्यू रख दीजिए, L1 की वैल्यू 3 और अपॉन M1 का मान 1, रेशियो 2 अपॉन 2, रेशियो 1 अपॉन 3। ठीक, L1 L2 L3 अपॉन M1 M2 M3 के मैंने यहाँ से वैल्यू उठा के रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। 3 का स्क्वायर 9 अनुपात 1, 2 का स्क्वायर 4 1 बटे 3। अब इसको हल करो बेटा, 9 रेशियो डिवाइड कर दो 2 रेशियो 3। अब कभी भी अनुपात में निकालते हैं तो 1/3 नहीं लिखते हैं। अब इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर तीनों में 3 से गुणा करेंगे। जब अनुपात लिखते हैं तो जो भी करेंगे वो सब में करेंगे। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें या 3 से डिवाइड करें वो सब में होगा। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, यहाँ पे करो कितना आएगा 6 और यहाँ पे क्या आएगा 1। ये हमारा प्रतिरोधों का अनुपात निकला। ठीक, फिर ज़रा समझे, ये वैल्यू दे रखी हमको R और एल में संबंध निकालना, तो मैंने लिखा R बराबर रो एल अपॉन एम। ठीक, सॉरी, रो एल अपॉन ए, एम नहीं। फिर मैंने क्या किया, ऊपर L से मल्टीप्लाई, नीचे L से मल्टीप्लाई, तो L स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा A इंटू एल। अब A इंटू एल को हम क्या लिख सकते हैं, आयतन, है ना, बेलन का आयतन, आयतन बराबर A इंटू एल। अब आयतन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, द्रव्यमान बटे घनत्व, और ये ऊपर चला जाएगा तो रो एल स्क्वायर डी अपॉन एम। अब हम यहाँ से ये देखिए वही निकाला, और चूंकि एक ही धातु है इसलिए रो और डी का मान वही होगा। मैंने ये संबंध निकाला, फिर वैल्यू निकाल ली। अब जरा इस क्वेश्चन को नोट कर ले, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुँचते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले जब आप चित्र देख रहे होंगे, अगर आपने मीटर सेतु पढ़ा है तो आपको तुरंत दिमाग में दौड़ेगा कि कुछ चित्र जो है मीटर सेतु से है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो एकदम सही सोच रहे हैं आप, ये क्वेश्चन मीटर सेतु से ही है। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में तार AB 4 मीटर लंबा है, 4 मीटर लंबा है। धारामापी के मुक्त सिरे को AB के किस बिंदु पर ये बिंदु की स्थिति निकालनी है कि अविक्षेप स्थित रहे। अविक्षेप मतलब ये संतुलन में रहे। ठीक, अविक्षेप मतलब कि यहाँ गैल्वेनोमीटर में धारामापी की जो सुई है वो एकदम स्थिर रहे, ना इधर ना इधर। ठीक, एकदम बीचों बीच रहे, वो अविक्षेप की स्थिति कहलाएगी। तो देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक आपका 4 मीटर दे रखा, मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान ली L। तो टोटल अगर 4 है तो ये दूरी कितनी बची है आपकी, 4 माइनस L, 4 माइनस L। अब आपको फार्मूला याद होगा, इसको बोलते हैं P, ये Q, ये R, ये S। ठीक, संतुलन की स्थिति में P
अपॉन क्यू आर अपॉन एस। पी की वैल्यू 10, क्यू की वैल्यू 20, आर की वैल्यू एल और 4 माइनस एल। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं और एल की वैल्यू निकालें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4 माइनस एल इक्वल टू 2l। ये इधर ले जाओ तो 3l इक्वल टू 4। l बराबर 4 अपॉन 3 1.33 मीटर, 1.33 मीटर। तो पूछा गया कि अविक्षेप की स्थिति क्या होगी, तो आप लिखेंगे बिंदु ए से 1.33 मीटर की दूरी पर अगर ये गैल्वेनोमीटर को टच कराते हैं तो इसमें कोई भी धारा कोई भी विक्षेप नहीं होगा, मतलब ये संतुलन में होगा। और संतुलन के लिए आपने ये कंडीशन पढ़ी है कि P अपॉन क्यू R अपॉन S। टोटल दूरी 4, मैंने ये दूरी मान ली L, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी हो जाएगी 4 माइनस एल। ठीक, जल्दी से क्वेश्चन नोट कर लें भाई, फिर लास्ट क्वेश्चन पढ़ाएं। चलें अब देखते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक चित्र दे रखा है और इसमें पूछा गया है इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। ठीक, इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक, E। अब यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर ये E1 हो जाएगा, यहाँ पे R1। अब प्रॉब्लम आपके सामने है कि आपको I तो पता ही नहीं, और जब तक I नहीं मालूम होगी तब तक क्वेश्चन क्यों लगेगा। ठीक, तो I कैसे निकाला जाए, तो I निकालने के लिए ओम्स लॉ इस्तेमाल करते हैं। I बराबर V अपॉन आर। V अपॉन आर मतलब यहाँ पे 2 E दे रखे हैं। अब जरा इंपॉर्टेंट बात और लॉजिकली बात समझे, जब ये हाई वोल्टेज का सिरा हाई वोल्टेज सिरे से जुड़ा हो, लो वोल्टेज का सिरा लो वोल्टेज से जुड़ा हो, मतलब बड़ी वाली लाइन से जुड़ी हो तो छोटी वाली लाइन से जुड़ी हो, उस समय विद्युत वाहक बल जो होता है वो घट जाता है। बल्कि होना क्या चाहिए था कि बड़ी वाली लाइन छोटी लाइन से जुड़ी हो, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज से जुड़ा हो और लो वोल्टेज हाई वोल्टेज से जुड़ा हो। मगर हुआ क्या यहाँ पे कि बड़ी लाइन से जुड़ गई, छोटी लाइन से जुड़ गई, है ना। फिर तो क्या करेंगे, यहाँ पर विद्युत वाहक बल घट जाएगा। अगर ये छोटी वाली लाइन बड़ी से होती, बड़ी वाली छोटी से होती, विद्युत वाहक बल जुड़ जाता। ठीक, अब ये देखो श्रेणी क्रम में दे रखे हैं प्रतिरोध, ये दोनों आंतरिक प्रतिरोध दे रखे हैं, श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। अब इनके मान रख देते हैं। E1 की वैल्यू 18 माइनस 12, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 1, घटा दो कितना आएगा 6 अपॉन 3 इक्वल टू 2 एम्पियर। मुझे पता चल गया कि इसमें 2 एम्पियर की धारा बहेगी। अब वोल्टेज निकलना है इसका पाठ्यांक V का, तो V इक्वल टू E1 माइनस आई R1। E1 की वैल्यू 18, I की वैल्यू 2, R1 की वैल्यू 2। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 4, कितना आएगा 14 मात्रक वोल्ट। ठीक, इस प्रकार ये आपका आंसर आया। एक बात याद रखें, जिंदगी में सपने आपने देखे हैं तो उसके पूरे आपको करने हैं, तो उसके लिए संघर्ष भी आपको ही करना पड़ेगा। आपकी जगह कोई और संघर्ष नहीं करेगा। जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी विजय होगी। और अगर कोई और करेगा आपकी जगह संघर्ष, तो यकीन मानिए सफल आप नहीं वो होंगे। इसलिए संघर्ष से मत डरिए, खूब मेहनत करिए, तरक्की ज़रूर होगी। आज तक धरती पे कोई ऐसा हुआ ही नहीं जिसने बगैर संघर्ष के कुछ पाया हो। आपको भी नहीं मिलेगा। आप भी अगर चाहते हैं तो संघर्ष से ना डरें। चले मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ।